वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल का इंट्रोडक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सेल के दो टाइप्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। और ये जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही सब कुछ है। और ये जो डायग्राम है स्टूडेंट, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ठीक है, तो आप कुछ हल्का फुल्का आइडिया इससे लगा सकते हैं कि कैसा होता है। और ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को जानना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेम्ब्रेन का मतलब समझिए। मेम्ब्रेन का मतलब समझिए स्टूडेंट, आप लोग मेम्ब्रेन का मतलब आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझिए लेयर। ठीक है, लेयर। तो चलिए, सब अगर कोई पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, तो इसका देखिए, इसका सबसे अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है जो नोट्स, आप ये जो लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको आप नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स, इट इज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एनिमल सेल में स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसा कि देखिए इसमें आपको यहाँ पे ये जो है एनिमल सेल है हमारा, तो एनिमल सेल में ये जो आपको रेड कलर का जो बाहर का लेयर जो दिख रहा है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये हमारा जो है ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में देखिए ये बाहर जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर ये जो आपको ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये लेयर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो कहने का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और एनिमल सेल में जो होता है वो सेल वॉल के ठीक अंदर की लेयर होती है। ठीक है, कभी कभी प्लांट सेल में जो होता है सेल वॉल में भी इनर और आउटर सेल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन सेल वॉल के अंदर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंस द सेमी फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ द सेल। तो इसका मतलब स्टूडेंट कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि हर चीज़ इससे आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, मतलब कि जो ज़रूरत की चीज़ें जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही उसके आर पार जा सकती है, मतलब कि अक्रॉस इधर से उधर जा सकती है। ये हर चीज़ को अपने से होकर पास नहीं होने देती है, तो इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कि जिसमें से कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ पार्ट कुछ मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल में समझिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉयज स्कूल है। ठीक है, तो जिस तरह से बॉयज स्कूल में गर्ल्स इंटर नहीं कर सकती, केवल बॉयज इंटर कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से समझिए कि सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ सब्सटेंस को वो अपने से इधर उधर अंदर बाहर होने देता है। ठीक है, और कुछ सब्सटेंस को नहीं होने देता है, इसलिए कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इट बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ द सेल। इसका मतलब कि स्टूडेंट की ये जो सेल हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, यही जो है वो अपने अंदर रखे रहता है सेल के अदर पार्ट्स को। ठीक है, जो कि या तो फ्लूइड हो या फिर सेमी फ्लूइड हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो सेल के जो सेल के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनको कंटेन करने का काम भी हमारा सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बाय लेयर, इट हैज फाइन पोर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें भी आप एनिमल सेल में भी देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और एनिमल सेल के भी सेल मेम्ब्रेन में और प्लांट सेल के भी सेल मेम्ब्रेन में इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अच्छा, ये बना हुआ होता है स्टूडेंट लिपिड और प्रोटीन लेयर का। ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये जाने की देखिए, जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर का जो बॉल टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो ये हमारा लिपिड का लेयर है। ठीक है, लिपिड का मतलब स्टूडेंट आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा फैट। ठीक है, तो ये हमारा लिपिड का लेयर, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेनली दो चीज़ होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन। और भी बहुत कुछ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड, ये सब क्या होते हैं हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है,
अब इसी में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ दिखने में ऐसा हमको दिखेगा। ठीक है, ये जो इसमें जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट कि इसमें जो अरेंजमेंट है लिपिड्स और प्रोटीन्स का, देख रहे हैं कुछ एक खास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है लिपिड्स और प्रोटीन का, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी मॉडल को हम लोग मानते हैं। ठीक है, और इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो चलिए आगे हम लोग डिटेल में जानते हैं। लेकिन चलिए स्टूडेंट अब हम लोग कुछ शॉर्टकट में जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस। हम लोग आगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल को जानेंगे डिटेल में, लेकिन पहले इसमें कुछ सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए पहला इसमें फंक्शन लिखा हुआ है, इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। ठीक है, यानी कि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने से अंदर बाहर आने जाने देता है, हर सब्सटेंस को ये नहीं आने जाने देता। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का ये काम ये भी है कि ये सेल को इंजरी से बचाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे भी समझिए ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये सेल को इंजरी से तो बचाएगा ही। ठीक है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और ये जो है सेल के शेप को भी बनाए रखता है। जैसे कि खुद समझिए स्टूडेंट आप कि अगर हम लोग पानी को ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है, यानी कि जब किसी भी जब लिक्विड जैसे चीज़ को जब हम लोग या फिर वो सेमी लिक्विड चीज़ को जब हम लोग किसी चीज़ में रखते हैं तो वो उसी शेप का हो जाता है जैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है कि जैसा सेल मेम्ब्रेन होगा तो वैसा ही सेल का शेप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल के शेप को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, अब इस एनिमेशन में आप लोग देख सकते हो कि जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस का जो है फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। जैसे इसमें कुछ सब्सटेंस बाहर जा रहे हैं, इसमें कुछ सब्सटेंस अंदर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंस नहीं भी आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का ये भी एक फंक्शन है कि ये जो है सब्सटेंस को मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, इस एनिमेशन में आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसमें देख सकते हैं कि ये सोडियम आयन को क्या कर सकता है कि मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे इसमें सोडियम आयन जो है वो अंदर से बाहर जा रहे हैं और जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंट्रासेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर का पार्ट, ये जगह जो है सेल के अंदर के पार्ट को शो करती है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी ये सेल के बाहर वाले पार्ट को शो करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारा है। ठीक है, ये हमारा लिपिड्स है और ये हमारा प्रोटीन वाला है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में, अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ फंक्शंस ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन कहिए या सेल मेम्ब्रेन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि कोई यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल स्टडी, ये आपके क्लास 8 में या 9 में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा हिंट करके इसको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग ये जानिए कि देखिए एक जैसे कि मैं बताया था कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इस मॉडल को कहते हैं। ठीक है, इसका नाम पहले ये क्यों पड़ा ये हम लोग को जानना चाहिए। तो फ्लूइड इसको इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये जो आप लिपिड देख रहे हैं, लिपिड का जो देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये येलो कलर वाला, ये क्या हो सकता है, ये स्टूडेंट साइड वे में मूव कर सकता है। ये मतलब कि अपने जगह पे थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से ये कहते हैं ये फ्लूइड की तरह कही तो ये फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए स्टूडेंट कि मान लीजिए कि सेल में यहाँ पे कुछ इंजरी हो गई तो अगर ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये फिर हमेशा जगह जो है वो डैमेज रहेगी। लेकिन ये क्या है स्टूडेंट कि लिपिड्स जो होते हैं वो अपने आप में मूव कर सकते हैं, साइड में अगल बगल थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लिक्विड की तरह शो करते हैं फंक्शन, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये फ्लूइड हो गया। अच्छा, मोजाइक का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मोजाइक का मतलब होता है कि एक ऐसा पिक्चर या पैटर्न स्टूडेंट जिसमें कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा से कोई चीज़ बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग कभी स्टेशन पे गए होंगे तो आप देखते हैं कि छोटा छोटा मार्बल क्या या पत्थर का टुकड़ा से एक साथ करके कोई बड़ा सा फोटो बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वैसा पैटर्न को या
पिक्चर को हम लोग मोजाइक बोलते हैं। अब आप लोग स्टूडेंट थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि छोटा छोटा पार्ट्स को जोड़ करके कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे इसमें देखिए कुछ ये प्रोटीन का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, ये लिपिड्स का कुछ अलग है, इसके ऊपर कुछ ये ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो बहुत सारी चीज़ है जिसको आप ऊपर से देखेंगे तो ये भी मोजाइक स्ट्रक्चर को शो करता है। तो इसलिए स्टूडेंट इसका नाम हुआ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड क्यों? क्योंकि लिपिड जो है साइड में मूव कर सकते हैं और ये फ्लूइड जैसा प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। और मोजाइक इसलिए क्योंकि ये जो है ऊपर से देखने में ये मोजाइक मॉडल मोजाइक की तरह देखने में लगते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब इसमें देखते हैं कि मेंटेन आइडेंटिटी फंक्शनल इंडिविजुअली एंड स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इस स्टूडेंट का मतलब, इस लाइन का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये बहुत सारा चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत तरह के सेल होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो हर सेल का क्या स्टूडेंट की स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर सेल के सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है इसी बात पर डिपेंड करता है, और इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो सेल क्या फंक्शन करने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल का आइडेंटिटी यानी कि वो सेल कैसा होगा, कैसा है, वो किस टाइप का सेल है, और फंक्शन वो सेल क्या काम करेगा, तो वो जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक किडनी का सेल है, एक हार्ट का सेल है, ठीक है। तो किडनी के सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो थोड़ा कुछ अलग होगा, वो और हार्ट का जो होगा सेल मेम्ब्रेन वो कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हालांकि लिपिड और प्रोटीन ही होगा, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट की थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगला फंक्शन स्टूडेंट रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ सेल। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें ये जो होता है ये फ्लो को, मटेरियल के फ्लो को या सब्सटेंस के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे वाटर जो होता है वाटर जो है वो डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकता सेल के अंदर, ठीक है। उसको ये जो है ना ये जो प्रोटीन का स्टूडेंट, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की हेल्प से ही प्रोटीन ही उसको फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, ये जो येलो वाला है ये लिपिड का लेयर है, ये मैं पहले बता चुका। तो आप इस पिक्चर को देख के आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिपिड का जो होता है वो बाई लेयर होता है, यानी कि लिपिड का एक लेयर ऊपर होता है और लिपिड का एक लेयर नीचे होता है, ठीक है। अब प्रोटीन में क्या स्टूडेंट देखिए, प्रोटीन में 2-3 टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये प्रोटीन जो है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रा सेल्यूलर भी है, मतलब कि ये लिपिड के दोनों लेयर के एक्रॉस है, मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टनल प्रोटीन, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रोटीन है हमारा, ये जो है केवल पेरिफेरल इसको प्रोटीन बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, यानी कि ये जो है किसी लिपिड के किसी एक ही बाउंड्री पे फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारा ये जो है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का चेन है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का चेन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के ऊपर जब चिपक जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और अच्छा, उसी तरह से ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये जब लिपिड के ऊपर चिपक जाता है, अच्छा स्टूडेंट ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए इसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन जान लीजिए कि जब ओलिगोसैकेराइड जब लिपिड्स के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो आप मेनली ये समझिए। अच्छा, और फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो है कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एम्बेडेड होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो दोनों लिपिड्स के दोनों लेयर के एक्रॉस होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किसी एक ही लेयर पे होते हैं, उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ पिक्चर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें यहाँ पे लिखा हुआ फिर अगला फंक्शन, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स परमिट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द सेल। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जैसे जब हम लोग, जैसे हम लोग बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, तो उसी तरह से नर्व सेल भी होते हैं, ठीक है। तो नर्व सेल में क्या होते हैं कि कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर बने होते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जाती है। तो और वो रिसेप्टर क्या होते हैं तो वो प्रोटीन का ही एक खास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर के कारण ऐसा हो पाता है कि हम लोग किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर स्टूडेंट वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो रिसेप्टर का काम भी करता है हमारे नर्व सेल में। ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प्स रिकॉग्निशन
सेल्फ सेल्स फ्रॉम द नॉन सेल्फ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो अच्छा, सबसे पहले समझिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। तो जान लीजिए स्टूडेंट कि जब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है स्टूडेंट, वो हमारे बॉडी में ये पहचानता है कि कौन सेल हमारे बॉडी का है, कौन सेल हमारे बॉडी का नहीं है। इसका और भी आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया, ठीक है, या फिर कोई पैथोजन इंटर कर गया, तो वो उसका भी तो कोई सेल होगा। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो फाइंड आउट करता है कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सेल आ गया है अंदर, ठीक है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी कैसे पहचानेगी कि ये कौन सा सेल बाहर का है, कौन सा सेल हमारी बॉडी का है, ठीक है। तो असली में स्टूडेंट ये जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है, यानी कि ये जो प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है, कि हमारी बॉडी हमारे सेल्स को इसी स्ट्रक्चर से पहचानती है, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी का सेल का है, और जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई दूसरे पैथोजन होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। हमारे ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, कि यही हेल्प करता है हमारे बॉडी के सेल्स को पहचानने में कि कौन सा सेल हमारा है, कौन सा सेल बाहरी सेल है, तो किसको खत्म करना है। आपको तो पता है कि मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो अगर बॉडी को नहीं पता होगा तो वो कहीं अपने ही सेल को न खत्म कर दे, मार दे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट कि हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे सेल को पहचानने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ज्यूडोपोडिया ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन अमीबा एंड WBC। अब ऐसा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीबा और WBC में क्या होता है कि हमारे उसमें ज्यूडोपोडिया होता है। ज्यूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फिट। अमीबा का आप लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अमीबा क्या होता है, एक ही सेल होता है और वो जिधर फूड मिलता है वो उधर की तरफ बढ़ने लगता है, और उसमें एक फॉल्स फिट होता है जिसको हम लोग ज्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो असली में वो जो उसका ज्यूडोपोडिया स्टूडेंट वो उसका सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, जो कि अपना स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, ठीक है, और अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करता है। उसी तरह से हमारा जो WBC स्टूडेंट, उसमें जो हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो भी अमीबा की तरह ही होता है। उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, और जो है पैथोजेंस को खत्म करने में और मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो कभी कभी जो होता है स्टूडेंट हमारा सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बनती है तो ये जो हमारा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो एनर्जी क्रिएशन में भी काम देता है, ठीक है। हालांकि वो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। सब मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे नर्वस सिस्टम में भी जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ खास रिसेप्टर्स बने होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें इसका और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों ने DNA के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो DNA क्या आपने सुना होगा कि DNA, हर आदमी का DNA जो होता है वो अलग होता है। तो सीधा बात जानिए कि DNA जो है बिल्कुल डिपेंड करता है कि प्रोटीन पे, ठीक है, क्योंकि DNA प्रोटीन से ही बना होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हर इंसान का जो होता है DNA वो अलग अलग होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हर इंसान का जो सेल होता है उसमें कुछ ना कुछ बारीक अंतर होता होगा जरूर, ठीक है, तभी उसका DNA भी अलग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि DNA पहचानने में भी सेल मेम्ब्रेन का काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कि हमारा जो कभी कभी सुने हो कि ब्लड लेने देने में जो होता है, जब तो डॉक्टर चेक करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सेम है कौन सा नहीं है, किसका ब्लड, सबका ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसी तरह से ये प्रोटीन होता है ये दो टाइप का हो सकता है, A टाइप B टाइप का प्रोटीन। तो अगर किसी सेल मेम्ब्रेन में जो होता है A टाइप का प्रोटीन तो उसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह से किसी का B टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। अगर दोनों है तो A भी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं है तो उसका O हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा ब्लड ग्रुप को पता करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि एक आदमी दूसरे को किडनी दे देता है, ठीक है, या फिर इस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। तो जिस तरह से जब हम लोग ब्लड देते हैं तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसी तरह से जब हम लोग स्टूडेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो टिश्यू चेक किया जाता है, ठीक है। और टिश्यू में स्टूडेंट चेक किया जाता है कि तो जब बहुत मान लीजिए देने वाले बहुत सारे हैं और किसी एक आदमी को ऑर्गन को
ट्रांसप्लांट करना है तो जितने भी ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, जितने भी लोगों के, तो सब में जो है टिश्यू मैच किया जाता है। जिसका सबसे ज़्यादा टिश्यू मैच करेगा उसी का ऑर्गन उसमें पेशेंट में लगाया जाता है। तो जब टिश्यू चेक किया जाता है तो उसमें तो क्या चेक किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ठीक है, वही चेक किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी सेल मेम्ब्रेन से काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट की हमारा जो है वो सेल मेम्ब्रेन का कितना खास इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है स्टूडेंट वो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या होता है कि दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहले डिफिनेशन समझिए स्टूडेंट। इन सेल्यूलर बायोलॉजी पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कोई चीज़ जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो डिफ्यूजन का डिफिनेशन हो गया। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूजन को ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं जब हम लोग सेल में पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इधर कंसंट्रेशन हाई है और इधर कंसंट्रेशन लो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा ये जो एनिमेशन है ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट को शो करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब उसमें समझिए सिंपल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो नेचुरली होता है, ठीक है, और ये थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि प्लाज्मोलाइसिस एक टर्म है आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है। श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट और सेल कंटेंट ऑफ ए सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पहले क्या होता है ये आप समझिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है, सेल से कम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वाटर क्या होगा स्टूडेंट कि वो सेल से बाहर निकल के बाहर जाने लगेगा, ठीक है। और याद रखिए स्टूडेंट ये प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो खुद समझिए कि जब वाटर बाहर कम है अंदर ज़्यादा, तो वाटर क्या होगा स्टूडेंट कि वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सेल से निकल के, और सेल क्या करेगा, श्रिंक करना शुरू हो जाएगा, मतलब सिकुड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह से अब जब देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या है सेल सिकुड़ने लगा, और लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल से जो सेल मेम्ब्रेन है काफ़ी सिकुड़ गई है और सेल वॉल से काफ़ी दूर हो गई है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मतलब कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाला जाता है तो वाटर जो है वो सेल से निकल के बाहर चला जाता है, जिसके कारण सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और सेल वॉल से काफ़ी दूर हो जाते हैं शिफ्ट, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैं पहले बताया था कि एक ट्रांसपोर्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें पहले डिफिनेशन देखते हैं। इन सेल्यूलर बायोलॉजी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इट रिक्वायर्स सेल्यूलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन हो जाता है जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए प्लांट में मान लिया जाए कि पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक, मान लीजिए प्लांट में पोटेशियम पहले से ही प्लांट के में ज़्यादा है, प्लांट के सेल में, लेकिन बात है कि प्लांट को तो और पोटेशियम चाहिए इसमें, तो वो क्या करता है, तो वो मिट्टी से पोटेशियम खींचता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी में पोटेशियम कम होता है, प्लांट में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है स्टूडेंट कि वो प्लांट उसको खींचता है, ठीक है, अपने अंदर लेता है। तो लेकिन आपको समझ तो उसमें क्या होता है लिखा हुआ देखिए उसमें इट रिक्वायर सेल्यूलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट। और ऐसा और इस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट कि प्लांट को अपना एनर्जी यूज करना पड़ता है। अब आप खुद समझिए स्टूडेंट कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम में पहले से ही 50 लोग पहले से ही हैं, ठीक है, और आपको 2 लोगों को और अंदर भेजना है और अब ज़्यादा जगह है नहीं, ठीक है, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ताकत ला के आपको लोगों को अंदर धक्का देना पड़ेगा, तब वो लोग अंदर जा पाएंगे। ठीक उसी से समझिए उसमें कि पहले ही
से यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और बाहर कंसंट्रेशन लो है, फिर भी इनको अंदर जाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो यहाँ के टच हो रहा है, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि रियल में सेल अपना एनर्जी खर्च कर रहा है बाहर के सब्सटेंस को अंदर खींचने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन लो है, अंदर ज़्यादा है, फिर भी उसका जरूरत है, तो वो एनर्जी यूज करके अंदर की ओर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई जाएगा और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे अब दो टर्म समझ लेते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय ए होमोजीनियस ट्रांसलूसेंट कोलोइडल लिक्विड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सबसे देखिए स्टूडेंट, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, देखिए ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चीज़ है स्टूडेंट, जितना भी चीज़ है, ठीक है, सब उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए, अब साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट देखिए आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कि इसमें देखिए गोल्गी एपेटस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे इसको भी समझना जरूरी है। तो इट इज द लिविंग सेल कंपोनेंट ऑफ द सेल कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इन द लिविंग सेल। कहने का मतलब स्टूडेंट कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जब हम लोग न्यूक्लियस को भी मिला देते हैं तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, यानी कि ये पूरा जो पार्ट हुआ स्टूडेंट, जब न्यूक्लियस के साथ इसको मिला देंगे तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में से जब आप न्यूक्लियस को माइनस कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का हम लोग हुआ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी है वो सब, लेकिन जब साइटोप्लाज्म के साथ आप न्यूक्लियस को भी मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है स्टूडेंट हमारा लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है। और हम लोग आगे और भी डिटेल में जानेंगे, हर एक ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में जानेंगे आगे की। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टर्म बताना चाहूँगा, ठीक है। साइटोसॉल क्या होता है, किसी किसी बुक में ये साइटोसॉल दिया रहता है, ठीक है। तो साइटोसॉल में क्या होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में से जब आप ऑर्गेनेली को माइनस कर दीजिएगा तो जो बचेगा केवल लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसॉल। इसका मतलब स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि साइटोसॉल इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स, ठीक है, तो उसको हम लोग साइटोसॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस सेल ऑर्गेनिक, यानी साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो वाटर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वेरियस अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जो है स्टूडेंट, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रियोल है, ये सभी जो है हमारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म का कुछ फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए कि जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है, तो एनर्जी तो सबको चाहिए, तो एनर्जी जो है एक से दूसरी जगह तक कैसे पहुँचेगा, या फिर जो हमारा जो है राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन जहाँ जहाँ भी प्रोटीन का जरूरत तो वो कैसे पहुँचे, तो क्या होता है ये जो है स्टूडेंट हमारे एक्सचेंज मटेरियल के एक्सचेंज में हमारा जो है साइटोप्लाज्म वो हेल्प करता है, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियोइड्स, फैटी एसिड टेक प्लेस हियर। अच्छा, इसका मतलब स्टूडेंट कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब समझिए हर वो एक्टिविटी जो सेल को जिंदा रखने के लिए चाहिए जरूरत है, ठीक है। तो जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।